हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आर्थिक विकास की समझ विषय का पहला अध्याय विकास। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका यहाँ पर, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। आप जानते हैं बच्चों। चलिए देख लेते हैं। इसके 4 ऑप्शन है आपके लिए यहाँ पर। प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता स्तर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति या उपरोक्त सभी उत्तर। तो आप यहाँ पर सही विकल्प का चुनाव करेंगे बच्चों। आपका उत्तर होगा उपरोक्त सभी, यानी कि गए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है बच्चों। उत्तर लिखेंगे उपरोक्त सभी। इसके बाद बच्चों दूसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है। और यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है बच्चों। क है बांग्लादेश, ख श्रीलंका, ग नेपाल और घ पाकिस्तान। तो यहाँ पर आपको सही विकल्प चुनना है। तो आपका उत्तर होगा बच्चों श्रीलंका, यानी कि ख वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद बच्चों तीसरा प्रश्न है आपका, मान लीजिए कि एक देश में 4 परिवार हैं। इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपया है। अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः 4,000, 7,000 और 3,000 रुपया है तो चौथे परिवार की आय क्या है। और यहाँ पर है आपके 4 ऑप्शन बच्चों, आप देख सकते हैं। क है 7,500, ख है 3,000, ग है 2,000 और घ 6,000 रुपया। उत्तर क्या होगा आपका। आप उत्तर लिख सकते हैं 6,000 रुपया, यानी कि घ वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद आइए देख लेते हैं। यहाँ पर चौथा प्रश्न है, विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किस प्रमुख मापदंड का प्रयोग करता है। इस मापदंड की अगर कोई है तो सीमाएं क्या हैं। उत्तर क्या लिखेंगे आप। उत्तर ठीक है, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों। विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किसी देश की आय को प्रमुख मापदंड मानता है। जिन देशों की आय अधिक है उन्हें विकसित समझा जाता है और कम आय वाले देशों को कम विकसित। ऐसा माना जाता है कि अधिक आय का अर्थ है इंसान की ज़रूरतों की सभी चीज़ें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध की जा सकती हैं। जो भी लोगों को पसंद है और जो उनके पास होना चाहिए वे उन सभी चीज़ों को अधिक आय के जरिए प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए ज़्यादा आय विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने का प्रमुख मापदंड माना जाता है। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2006 में देशों का वर्गीकरण करने में इस मापदंड का प्रयोग किया गया है। वे देश जिनकी 2004 में प्रति व्यक्ति आय $10,066 प्रति वर्ष या उससे अधिक है समृद्ध देश हैं, और वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $825 प्रति वर्ष या उससे कम है उन्हें निम्न आय देश कहा गया है। भारत निम्न आय देशों के वर्ग में आता है क्योंकि उसकी प्रति व्यक्ति आय 2004 में केवल $620 प्रति वर्ष थी। ठीक है। इसके बाद आगे लिखेंगे आप सीमाएं, और यहाँ पर हेडिंग डालकर लिखेंगे बच्चों, विभिन्न देशों का वर्गीकरण करने के लिए किसी देश की राष्ट्रीय आय को अच्छा मापदंड नहीं माना जा सकता क्योंकि विभिन्न देशों की जनसंख्या विभिन्न होती है। कुल आय की तुलना करने से हमें यह पता नहीं चलेगा कि औसत व्यक्ति क्या कमा सकता है। इससे हमें विभिन्न देशों के लोगों की परिस्थितियों का भी पता नहीं चल पाता। इसलिए राष्ट्रीय आय वर्गीकरण का अच्छा मापदंड नहीं है। ठीक है। इस प्रकार से आप अपने इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों, याद भी करें साथ साथ। इसके बाद बच्चों 5वां प्रश्न है, विकास मापने का UNDP का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। तो आप जानते हैं क्या लिखेंगे। उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, विश्व बैंक का मापदंड केवल आय पर आधारित है। इस मापदंड की बहुत सी सीमाएं हैं। आय के अतिरिक्त भी कई अन्य मापदंड हैं जो विकास मापने के लिए जरूरी हैं, क्योंकि मनुष्य केवल बेहतर आय के बारे में ही नहीं सोचता बल्कि वह अपनी सुरक्षा, दूसरों से आदर और बराबरी का व्यवहार पाना, आज़ादी आदि जैसे अन्य लक्ष्यों के बारे में भी सोचता है। UNDP द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में विकास के लिए निम्नलिखित मापदंड अपनाए गए। और कौन कौन से हैं चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर पॉइंटों में आप लिखेंगे,
सबसे पहले लिखेंगे लोगों का स्वास्थ्य, और यहाँ पर बच्चों हेडिंग डालकर लिखेंगे मानव विकास का प्रमुख मापदंड है स्वास्थ्य या दीर्घायु। विभिन्न देशों के लोगों की जीवन प्रत्याशा जितनी अधिक होगी वह मानव विकास की दृष्टि से उतना ही अधिक विकसित देश माना जाएगा। आई बात समझ में। दूसरा पॉइंट लिखेंगे शैक्षिक स्तर, और यहाँ पर आप हेडिंग डालकर लिखेंगे मानव विकास का दूसरा प्रमुख मापदंड शैक्षिक स्तर है। किसी देश में साक्षरता की दर जितनी ज़्यादा होगी वह उतना ही विकसित माना जाएगा, और यह दर यदि कम होगी तो उस देश को अल्प विकसित कहा जाएगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों प्रति व्यक्ति आय, और यहाँ पर भी आप हेडिंग डालकर लिखेंगे मानव विकास का तीसरा मापदंड है प्रति व्यक्ति आय। जिस देश में प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी उस देश में लोगों का जीवन स्तर भी अच्छा होगा, और अच्छा जीवन स्तर विकास की पहचान है। जिन देशों में लोगों की प्रति व्यक्ति आय कम होगी लोगों का जीवन स्तर भी अच्छा नहीं होगा। ऐसे देश को विकसित देश नहीं माना जा सकता। कई वर्षों के अध्ययन के बाद यूएनडीपी ने विश्व के 173 देशों का मूल्यांकन इन आधारों पर किया। 53 देशों को उच्च मानव विकास की श्रेणी में, 84 देशों को मध्यम मानव विकास की श्रेणी में तथा 26 देशों को मानव विकास के निम्न स्तर पर रखा। आई बात समझ में। इस प्रकार से आप लिखते चले जाएंगे और आपके 5वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बच्चों, साथ साथ याद भी करें। अगला है बच्चों फिर आपका 6ठा प्रश्न, और इसमें पूछा है हम औसत का प्रयोग क्यों करते हैं, इनके प्रयोग करने की क्या कोई सीमाएं हैं? विकास से जुड़े अपने उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों औसत का प्रयोग किसी भी विषय या क्षेत्र का अनुमान विभिन्न स्तरों पर लगाने के लिए किया जाता है। जैसे किसी देश में सभी लोग अलग अलग आय प्राप्त करते हैं, किंतु देश के विकास स्तर को जानने के लिए प्रति व्यक्ति आय निकाली जाती है, जो औसत के माध्यम से ही निकाली जाती है। इससे हमें एक देश के विकास के स्तर का पता चलता है, किंतु औसत का प्रयोग करने में कई समस्याएं आती हैं। औसत से किसी भी चीज़ का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता, इसमें असमानताएं छिप जाती हैं। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं किसी देश में रहने वाले 4 परिवारों में से 3 परिवार 500 रुपया कमाते हैं तथा एक परिवार 48,000 यानी 48,000 रुपया कमा रहा है, जबकि दूसरे देश में सभी परिवार 9,000 और 10,000 के बीच में कमाते हैं। दोनों देशों की औसत आय समान है, किंतु एक देश में आर्थिक असमानता बहुत ज़्यादा है, जबकि दूसरे देश में सभी नागरिक आर्थिक रूप से समान स्तर के हैं। इस प्रकार औसत तुलना के लिए तो उपयोगी है, किंतु इससे असमानताएं छिप जाती हैं। इससे यह पता नहीं चलता कि यह आय लोगों में किस तरह वितरित है। आई बात समझ में। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बच्चों अपने 6ठे प्रश्न का उत्तर। इसके बाद आता है फिर आपका 7वां प्रश्न, और 7वें प्रश्न में पूछा है प्रति व्यक्ति आय कम होने पर भी केरल का मानव विकास क्रमांक पंजाब से ऊंचा है, इसलिए प्रति व्यक्ति आय एक उपयोगी मापदंड बिल्कुल नहीं है और राज्यों की तुलना के लिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। क्या आप सहमत हैं? इस पर चर्चा कीजिए। तो आप उत्तर में क्या लिख सकते हैं बच्चों? तो आप उत्तर लिखेंगे यदि व्यक्तिगत आकांक्षाओं और लक्ष्यों को देखा जाए तो हम पाते हैं कि लोग केवल बेहतर आय के विषय में ही नहीं सोचते, बल्कि वे अपनी सुरक्षा, दूसरों से आदर और बराबरी का व्यवहार पाना, आज़ादी इत्यादि अन्य लक्ष्यों के बारे में भी सोचते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी देश के विकास के बारे में सोचते हैं तो औसत आय के अलावा अन्य लक्षणों को भी देखते हैं। आई बात समझ में। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ये तालिका बना रखी है, आप भी इसी प्रकार से अपनी नोटबुक में बना सकते हैं बच्चों। और यहाँ पर क्या है तालिका में चयनित राज्यों की प्रति व्यक्ति आय, और कौन कौन से राज्य हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप लिखेंगे राज्य, फिर लिखेंगे 2002 और 3 में प्रति व्यक्ति आय रुपयों में। ठीक है। और इसके बाद ठीक इसी प्रकार से तालिका बनाते हुए आप लिखेंगे पंजाब, केरल और बिहार। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पंजाब की प्रति व्यक्ति आय रुपयों में कितनी है 26,000, केरल में कितनी है 22,800 और बिहार में 5,700। दिख रहा है ना आपको। तो इसी प्रकार से आप अपनी एक तालिका बनाकर उसमें इसे दिखा सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर तालिका 1.2 जो आपको दिख रही है यहाँ पर पंजाब, केरल और बिहार के कुछ तुलनात्मक आंकड़े। यहाँ पर लिखेंगे आप राज्य, और यहाँ पर लिखेंगे शिशु मृत्यु दर 1000 व्यक्ति पर 2003 में। यहाँ पर लिखेंगे आप साक्षरता दर प्रतिशत में 2001 में। फिर यहाँ पर लिखेंगे
कक्षा 1 से 5 का निवल उपस्थिति अनुपात 1995 और 96 में, ठीक है। और इसके बाद सबसे पहले लिखेंगे पंजाब, और पंजाब पर यहाँ शिशु मृत्यु दर लिखेंगे आप 49, और साक्षरता दर लिखेंगे प्रतिशत में 70%, और उपस्थिति अनुपात में लिखेंगे 81 यानी कि 81। केरल के लिए लिखेंगे 11, और साक्षरता दर लिखेंगे 91, और उपस्थिति अनुपात 91 यानी 91। बिहार के लिए 60 और 47 और 41। इसी प्रकार से आप एक टेबल बनाकर उसमें दर्शा सकते हैं बच्चों। और इसके बाद लिखेंगे बच्चों इस तालिका में प्रयोग किए गए कुछ शब्दों की व्याख्या, क्योंकि आपने चर्चा करनी है। इसके बाद आप इनके बारे में बताएंगे क्या है। सबसे पहले लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे शिशु मृत्यु दर। किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात दिखाती है। आप देख रहे हैं यहाँ पर टेबल में 1000 बच्चों पर यहाँ पर जो है 49 लिखा है, यहाँ पर 11 लिखा है और यहाँ पर 60, ठीक है। तो इस प्रकार से आप दिखा सकते हैं शिशु मृत्यु दर में किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात दिखाती है। साक्षरता दर क्या बताती है आपको, यहाँ पर लिखेंगे साक्षरता दर और लिखेंगे 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात, ठीक है। इसी प्रकार से निवल अनुपस्थिति अनुपात में आप दिखा सकते हैं 6 से 10 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत। आई बात समझ में। ठीक इस प्रकार से आपकी जो टेबल बनी हुई है उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि कौन से कॉलम में आपको क्या दर्शाना है। ध्यान दें बच्चों, आगे तालिका 1.1 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार पंजाब की प्रति व्यक्ति आय केरल और बिहार से ज़्यादा है। आपने देखी थी यहाँ पर केरल और बिहार से ज़्यादा थी बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं आप पंजाब की औसत आय कितनी है 26,000 रुपया, और केरल में कितनी है 22,800, बिहार में 5,700। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं केरल और बिहार से ज़्यादा है ना पंजाब की आय, प्रति व्यक्ति आय पंजाब में ज़्यादा है। इस प्रकार यदि आय को ही विकास का मापदंड माना जाए तो तीनों राज्यों में पंजाब सबसे अधिक और बिहार सबसे कम विकसित राज्य माना जाएगा। किंतु यदि तालिका 1.2 यानी कि दूसरी तालिका में दिए गए अन्य आंकड़ों को देखें तो पाते हैं कि केरल में शिशु मृत्यु दर पंजाब से बहुत कम है। आपने देखी थी यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो शिशु मृत्यु दर की बात की जा रही है बच्चों, आप ध्यान दें केरल में जो है पंजाब से कम है। केरल में कितनी है 11 है और पंजाब में कितनी है 49 यानी कि 49। तो यहाँ पर जो है केरल की स्थिति पंजाब से बेहतर है शिशु मृत्यु दर में, और जबकि आय में देखा जाए तो प्रति व्यक्ति आय में पंजाब जो है केरल से आगे है। आप देख रहे हैं यहाँ पर केरल जो है आय के मामले में पीछे है और शिशु मृत्यु दर के मामले में केरल का स्थान बेहतर है, जबकि पंजाब में प्रति व्यक्ति आय अधिक है। इसी प्रकार केरल में साक्षरता दर सबसे अधिक और बिहार में सबसे कम है। इस प्रकार केवल प्रति व्यक्ति आय को ही विकास का मापदंड नहीं माना जा सकता। अन्य मापदंडों जैसे साक्षरता, स्वास्थ्य आदि को देखें तो केरल की स्थिति पंजाब से बेहतर है। आप देख सकते हैं तालिका में बच्चों, आपको स्पष्ट नजर आएगा। इसके बाद 8वां प्रश्न है फिर आपका, और यहाँ पर पूछा है भारत के लोगों द्वारा ऊर्जा के किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है। ज्ञात कीजिए अब से 50 वर्ष पश्चात क्या संभावनाएं हो सकती हैं। तो उत्तर आप किस प्रकार से लिखेंगे। उत्तर लिखेंगे बच्चों, भारत के लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे ऊर्जा के वर्तमान स्रोत निम्नलिखित हैं। आप जानते हैं कौन कौन से हैं, चलिए देख लेते हैं। पॉइंटों में देखेंगे। नंबर 1 कोयला। कोयले का प्रयोग ईंधन के रूप में तथा उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। वाष्प इंजन जिसमें कोयले का प्रयोग होता है रेलों और उद्योगों में किया जाता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों खनिज तेल, और यहाँ पर आप देख सकते हैं खनिज तेल का प्रयोग सड़क परिवहन जहाज़ों वायुयानों आदि में किया जाता है। तेल को परिष्कृत करके डीजल मिट्टी का तेल पेट्रोल आदि प्राप्त किए जाते हैं। अगला है फिर आपके लिए प्राकृतिक गैस, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्राकृतिक गैस का भी अब शक्ति के साधन के रूप में बहुत प्रयोग किया जाने लगा है। गैसों को पाइपों के सहारे दूर दूर के स्थानों पर पहुँचाया जाता है। इससे अनेक औद्योगिक इकाइयाँ चल रही हैं। उसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे नंबर 4 जल विद्युत। यह ऊर्जा का नवीनीकरण संसाधन है
अब तक ज्ञात सभी संसाधनों में यह सबसे सस्ता है। इसका प्रयोग घरों, दफ्तरों तथा औद्योगिक इकाइयों में बड़े पैमाने पर किया जाता है। 5वां पॉइंट लिखेंगे बच्चों, ऊर्जा के अन्य स्रोत। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं ऊर्जा के कुछ ऐसे स्रोत भी हैं जिनका प्रयोग अभी कुछ समय पूर्व से ही किया जाने लगा है। ये सभी स्रोत नवीनीकरणीय हैं, जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा आदि। आगे आप लिखेंगे ऊर्जा के अधिकांश परंपरागत साधनों का प्रयोग लंबे समय से हो रहा है। ये सभी स्रोत अनवीनीकरणीय हैं, अर्थात एक बार प्रयोग करने पर समाप्त हो जाते हैं। इनकी पुनः पूर्ति संभव नहीं है। आने वाले 50 वर्षों में ये संसाधन यदि इसी तरह इस्तेमाल किए जाते रहे तो समाप्त प्रायः हो जाएंगे। यदि हमें इन संसाधनों को बचाना है तो ऊर्जा के नए और नवीनीकरणीय संसाधनों को खोजकर उनका अधिकाधिक प्रयोग करना होगा। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप अपने इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। इसके बाद आता है आपका 9वां प्रश्न और इसमें पूछा है धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो क्यों महत्वपूर्ण है बच्चों, आपने पाठ में पढ़ा होगा। उत्तर में आप लिख सकते हैं धारणीयता से अभिप्राय है सतत पोषणीय विकास, अर्थात ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी तक ही सीमित न रहे बल्कि आगे आने वाली पीढ़ी को भी मिले। आई बात समझ में? वैज्ञानिकों का कहना है कि हम संसाधनों का जैसे प्रयोग कर रहे हैं उससे लगता है कि संसाधन शीघ्र समाप्त हो जाएंगे और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए नहीं बचेंगे। यदि हमें विकास को धारणीय बनाना है अर्थात निरंतर जारी रखना है तो हमें संसाधनों का प्रयोग इस तरह से करना होगा जिससे विकास की प्रक्रिया निरंतर जारी रहे और भावी पीढ़ी के लिए संसाधन बचे रहें। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बच्चों 9वें प्रश्न का उत्तर। इसके बाद आता है आपका 10वां प्रश्न और यहाँ पर कहा है धरती के पास सब लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं, लेकिन एक भी व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। यह कथन विकास की चर्चा में कैसे प्रासंगिक है, चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर आप चर्चा करेंगे। चलिए उत्तर में देख लेते हैं आप किस प्रकार से उत्तर लिख सकते हैं अपना। तो उत्तर आप लिखेंगे पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के साधन पाए जाते हैं जिनका उपयोग मनुष्य अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है। तब ये साधन संसाधन बन जाते हैं। ये संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। यदि मनुष्य बुद्धिमत्ता से इन संसाधनों का प्रयोग करे तो अपनी सभी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। यदि संसाधनों का दुरुपयोग न किया जाए तो इनका प्रयोग करके विकास की प्रक्रिया को निरंतर जारी रखा जा सकता है, किंतु यदि इन संसाधनों का प्रयोग निजी लाभ के लिए किया जाए तो हो सकता है कि ये एक व्यक्ति के लाभ को भी पूरा न कर पाएं। यदि इन संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग किया गया तो ये समाप्त हो जाएंगे। अनवीनीकरणीय संसाधन जो सीमित हैं और जिनका एक बार प्रयोग करने पर वे खत्म हो जाते हैं उनका प्रयोग सोच समझकर करना होगा। इनका प्रयोग करते समय हमें आगे आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना होगा। इस प्रकार उपरोक्त कथन से हम यह सीख निकालते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग केवल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाए, न कि किसी निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए। इससे ये संसाधन शीघ्र समाप्त हो जाएंगे और विकास की प्रक्रिया रुक जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने इस 10वें प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों, याद भी करें साथ साथ। इसके बाद आता है फिर आपका 11वां प्रश्न और यहाँ पर पूछा है पर्यावरण में गिरावट के कुछ ऐसे उदाहरणों की सूची बनाइए जो आपने अपने आसपास देखे हों। तो आप बना सकते हैं क्या? चलिए उत्तर में आप देख सकते हैं किस प्रकार से क्या करेंगे। आप उत्तर लिखेंगे कूड़े कचरे और अवांछित गंदगी से जल, वायु और भूमि का दूषित होना पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। पर्यावरण में गिरावट के बहुत से उदाहरण हैं जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं और यहाँ पर आप एक एक करके उदाहरण लिखेंगे। पहला लिखेंगे जल प्रदूषण और हेडिंग डालकर लिखेंगे बच्चों नदियों, झीलों और समुद्रों में बहाए गए कूड़े कचरे या औद्योगिक अपशिष्ट जल को प्रदूषित करते हैं। इससे जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने से जलीय जीव मर जाते हैं। जहाज़ों से रिसने वाले तेल से समुद्री जीवों को हानि होती है। आई बात समझ में? आगे लिखेंगे दूसरा पॉइंट वायु प्रदूषण और यहाँ पर बच्चों लिख सकते हैं आप कारखानों के धुएं और मोटर वाहनों के धुएं वायु को प्रदूषित करते हैं। इससे मानव स्वास्थ्य और वन्य जीवन दोनों को ही हानि होती है। अगला लिखेंगे फिर तीसरा पॉइंट
भूमि प्रदूषण। और यहाँ पर हेडिंग डालकर लिख सकते हैं, भूमि पर कारखानों द्वारा, घरों या अन्य स्रोतों द्वारा कूड़ा कचरा आदि फेंकने से पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। कृषि क्षेत्रों में अधिक उर्वरकों का प्रयोग करने से भूमि की उपजाऊ शक्ति खत्म होती है तथा ये उर्वरक भूमि को प्रदूषित करते हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या, संसाधनों का दुरुपयोग, अधिक मात्रा में पेड़ों को काटने के कारण पर्यावरण में गिरावट बहुत तेजी से हो रही है और इसके बहुत से उदाहरण हमारे आसपास हैं। आपके आसपास भी होंगे बच्चों, आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने इस 11वें प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। आता है फिर आपका 12वां प्रश्न और यहाँ पर पूछा है, तालिका 1.6 में दी गई प्रत्येक मत के लिए ज्ञात कीजिए कि कौन सा देश सबसे ऊपर है और कौन सा सबसे नीचे। ठीक है, और यहाँ पर जो है आप तालिका देख सकते हैं। तालिका 1.6 वर्ष 2004 के लिए भारत और उसके पड़ोसी देशों के कुछ आंकड़े। और यहाँ पर आपको दिख रही है ना ये तालिका, ये है आपकी तालिका। आप इसमें देख सकते हैं बच्चों, सबसे पहले यहाँ मुँह पर देश, फिर है प्रति व्यक्ति आय अमेरिकी डॉलर में, फिर है जन्म के समय संभावित आयु, फिर है साक्षरता दर 15 वर्ष से अधिक वर्ष की जनसंख्या के लिए, और फिर है 3 स्तरों के लिए सकल नामांकन अनुपात, फिर है विश्व में मानव विकास सूचकांक SDI का क्रमांक। तो आप यहाँ से देख सकते हैं बच्चों, इसी प्रकार से आप टेबल को आप अपनी पाठ्य पुस्तक में भी देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर लिखें देशों के नाम, श्रीलंका, भारत, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश। ठीक है, आप जब आपकी पाठ्य पुस्तक में देखेंगे आपको इस प्रकार का एक प्रश्न मिलेगा, उसमें ये टेबल आपको देखने को मिलेगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं टिप्पणी, और नंबर 1 है HDI का अर्थ है मानव विकास सूचकांक। क्या है HDI का अर्थ? मानव विकास सूचकांक। आप याद रखें, ऊपर दी गई तालिका में HDI सूचकांक का क्रमांक कुल 177 यानी कि 177 देशों में से है। नंबर 2 है जन्म के समय संभावित आयु। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, व्यक्ति के जन्म के समय औसत आयु की संभावना दर्शाती है। और तीसरे नंबर पर आपको मिलेगा टेबल में देखने को 3 स्तरों के लिए सकल नामांकन अनुपात से अर्थ है प्राथमिक स्कूल, माध्यमिक स्कूल और उससे आगे उच्च शिक्षा के नामांकन अनुपात का कुल योग। ठीक है, इसी तालिका में चौथे नंबर पर आप देख सकते हैं प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए डॉलर में की जाती है ताकि उसकी तुलना की जा सके। यह इस तरीके से भी की जाती है कि $1 किसी भी देश में समान मात्रा में वस्तुएं और सेवाएं खरीद सके। आई बात समझ में? तो बच्चों उत्तर में आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। उत्तर में आप लिखेंगे तालिका 1.6 विभिन्न मापदंडों के आधार पर दुनिया के विभिन्न देशों को विकास की अलग अलग श्रेणियों में बांटती है। इसमें प्रति व्यक्ति आय, संभावित आय, साक्षरता दर, सकल नामांकन अनुपात तथा मानव विकास सूचकांक क्रमांक का मापदंड बनाया गया है। प्रति व्यक्ति आय के आधार पर श्रीलंका सबसे ऊपर और म्यांमार सबसे नीचे है। आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर म्यांमार जो है प्रति व्यक्ति आय में अमेरिकी डॉलर के हिसाब से देख सकते हैं $1027 और श्रीलंका की देख सकते हैं आप $4390। तो यहाँ पर श्रीलंका सबसे आगे है और म्यांमार सबसे नीचे है। जन्म के समय संभावित आयु यानी जीवन प्रत्याशा के आधार पर श्रीलंका सबसे ऊपर और म्यांमार सबसे नीचे है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बच्चों, श्रीलंका जो है सबसे ऊपर है और म्यांमार सबसे नीचे है। देख रहे ना आप, यहाँ पर जन्म के समय संभावित आयु में म्यांमार की कितनी है 61 और श्रीलंका की 74। जहाँ तक बात की जाए बच्चों साक्षरता दर के क्षेत्र में भी श्रीलंका सबसे ऊपर और बांग्लादेश सबसे नीचे है। आप देख सकते हैं बच्चों, श्रीलंका का साक्षरता दर कितना है 91 और बांग्लादेश का 41। तो आप देख सकते हैं बांग्लादेश सबसे नीचे और श्रीलंका सबसे ऊपर है। आगे बात करते हैं सकल नामांकन अनुपात के आधार पर श्रीलंका सबसे ऊपर और पाकिस्तान सबसे नीचे है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों आप, सकल नामांकन अनुपात में श्रीलंका सबसे ऊपर है और पाकिस्तान की बात करें तो सबसे नीचे है, यानी पाकिस्तान का 35 है और यहाँ पर जो है श्रीलंका का 69 है। अगर बात करते हैं मानव विकास सूचकांक के क्रमांक में भी श्रीलंका का स्थान विश्व में 93वां है यानी कि 93 है और जो इस तालिका में दिए गए सभी देशों से ऊपर है। और नेपाल 138वां स्थान लेकर सबसे नीचे है। तो आप देख सकते हैं टेबल में बच्चों। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने इस 12वें प्रश्न का उत्तर। इसके बाद बच्चों बात करते हैं 13वां प्रश्न है। फिर नीचे दी गई तालिका में भारत में अल्प पोषित वयस्कों का अनुपात दिखाया गया है।
यह वर्ष 2001 में देश के विभिन्न राज्यों के एक सर्वेक्षण पर आधारित है। तालिका का अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और यह है आपके सामने तालिका, आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देख सकते हैं बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हैं चयनित राज्यों की प्रति व्यक्ति आय। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले राज्य का नाम, फिर है पुरुषों का प्रतिशत, फिर है महिलाओं का प्रतिशत। और यहाँ पर राज्य का नाम है केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। और केरल में है यहाँ पर 22%, महिलाओं में 19%, कर्नाटक में 36 और 38, और मध्य प्रदेश में 43 और 42। कुल मिलाकर आप देख सकते हैं सभी राज्यों का 37% और महिलाओं में 36%, पुरुषों में 37, महिलाओं में 36। तो आपने टेबल देख ली बच्चों। इसके बाद यहाँ पर आपके लिए कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है केरल और मध्य प्रदेश के लोगों के पोषण स्तरों की तुलना कीजिए। किसकी? केरल और मध्य प्रदेश के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर केरल ये है और मध्य प्रदेश ये है। तो यहाँ पर आपको तुलना करनी है। आप लिखेंगे बच्चों उत्तर में, उपरोक्त आंकड़े केरल और मध्य प्रदेश के लोगों के पोषण स्तर को दर्शाते हैं। इसके अनुसार केरल में 22% पुरुष और 19% महिलाएं अल्प पोषित हैं, जबकि मध्य प्रदेश में 43% पुरुष और 42% महिलाएं अल्प पोषित हैं। इसका अर्थ है कि मध्य प्रदेश में अधिक लोग अल्प पोषित हैं। इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है यहाँ पर ख, क्या आप अंदाज लगा सकते हैं कि देश के लगभग 40% लोग अल्प पोषित क्यों हैं? यद्यपि यह तर्क दिया जाता है कि देश में पर्याप्त खाद्य पदार्थ हैं। अपने शब्दों में विवरण दीजिए। उत्तर में क्या लिख सकते हैं बच्चों? उत्तर में आप लिख सकते हैं देश में पर्याप्त अनाज होने के बावजूद देश के 40 लोग अल्प पोषित हैं, क्योंकि अभी भी लगभग 40% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। ये व्यक्ति इतना भी नहीं कमा पाते कि अपने लिए 2 समय का खाना प्राप्त कर सकें। इसलिए देश में अनाज उपलब्ध होने के बावजूद ये उसे खरीद नहीं पाते और अल्प पोषित हैं। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके बाद फिर आते हैं आपके अतिरिक्त परियोजना कार्यकलाप से संबंधित प्रश्न, और यहाँ पर इन प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं से करने होंगे। पहला प्रश्न है अपने क्षेत्र के विकास के विषय में चर्चा के लिए 3 भिन्न वक्ताओं को आमंत्रित कीजिए। अपने मस्तिष्क में आने वाले सभी प्रश्नों को उनसे पूछिए। इन विचारों की समूह में चर्चा कीजिए। प्रत्येक समूह का एक दीवार चार्ट बनाएं जिसमें कारण सहित उन विचारों का उल्लेख करें जिनसे आप सहमत अथवा असहमत हैं। तो इसका उत्तर बच्चों आप स्वयं से लिखेंगे। अपने हिसाब से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। इसके साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इसी प्रकार लगातार कक्षा 10 सामाजिक अध्ययन के सभी पाठों के प्रश्न उत्तर जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए पाठ के कुछ नए प्रश्न उत्तरों के साथ।